जब एक ही फसल को लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है तो उसे हम रोपण कृषि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रोपण कृषि। बागवानी कृषि किसे कहते हैं? तो रोपण कृषि का उदाहरण क्या हो सकता है? तो रोपण कृषि को हम पहली बात तो वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। रोपण कृषि को क्या कहते हैं? तो वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। रोपण कृषि को हम क्या कहते हैं? वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। और रोपण कृषि का उदाहरण हो गया चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला। बागवानी कृषि। बागवानी कृषि का उदाहरण हो गया, इसमें भी चाय हो गया और इसमें अरहर हो गया। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम होती है और इस मृदा में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफी उगाई जाती है। तो यह विशेषता किस मिट्टी के संबंध में है? तो इसमें जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी होगा नहीं क्योंकि यह तो उत्तर भारत में पाया जाता है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु दक्षिण भारत में, तो ये आंसर होगा नहीं। उसके बाद काली मिट्टी। काली मिट्टी तो गुजरात और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो ये तो होगा। इसमें इसका आंसर होगा लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी में निछालन पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी में क्या पाया जाता है? तो इसमें निछालन पाया जाता है। और जलोढ़ मिट्टी भारत के 40% भाग पर पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी भारत के 40% भाग पर पाया जाता है। यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी किसके द्वारा? तो नदियों द्वारा लाया गया मिट्टी होती है। इसमें NPH यानी NPH की कमी होती है। NPH की कमी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, जबकि पोटास की बहुलता होती है। इसमें क्या होता है? पोटास की बहुलता होता है ना। और ये 2 प्रकार के होते हैं। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? एगो खादर होता है और दूसरा बांगर होता है। पहला खादर होता है और दूसरा बांगर। खादर मिट्टी को नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहते हैं? नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं, जबकि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर मिट्टी कहते हैं ना। चलिए अब काली मिट्टी की बात करें। काली मिट्टी गुजरात और महाराष्ट्र में पाया जाता है। काली मिट्टी गुजरात और महाराष्ट्र में पाया जाता है ना। और काली मिट्टी का काला रंग टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। और काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। काली मिट्टी को हम रेगूर मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी को कैसे मिट्टी कहते हैं? तो काली मिट्टी को हम रेगूर मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विशाखापत्तनम एक भूबंदर का पतन है। पहला कथन। दूसरा कथन, चेन्नई पतन एक प्राकृतिक पतन है। तीसरा, चेन्नई पतन एक पोताश्रय सबसे गहरा है। उपरोक्त में से सत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी 2 और 3 और डी 1, 2, 3। देखिए, विशाखापत्तनम एक भू अवध बंदरगाह, ये तो सही है ना। ये विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है ना सबसे गहरा बंदरगाह है। विशाखापत्तनम बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह है और ये बंदरगाह डॉल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। मतलब विशाखापत्तनम बंदरगाह डॉल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे है। और चेन्नई एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं, ये गलत है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई एक कैसा बंदरगाह है? तो कृत्रिम बंदरगाह है। और चेन्नई पोताश्रय सबसे गहरा है। चेन्नई पोताश्रय क्या है? तो सबसे गहरा, ये भी गलत है। चेन्नई पोताश्रय सबसे गहरा नहीं है, ये भी विशाखापत्तनम जो है ना, विशाखापत्तनम यही सबसे गहरा बंदरगाह है। यानी तो इसका देखिए 2 तो गलत है, 3 तो 2 वाला ऑप्शन छट जाएगा, ये छट जाएगा, ये तो आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला ना। अब हम बात करें तो बंदरगाह की अगर बात करें तो कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कांडला बंदरगाह, जिसका नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय है। दीनदयाल, ये कहाँ है? तो गुजरात में।
क्या है, गुजरात में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू जिसका नाम क्या है, तो नन्हा शोभा, नन्हा शोभा, ये कहाँ है, तो मुंबई में है। उसके बाद मुर्मू गोवा बंदरगाह, मुर्मू गोवा बंदरगाह, ये कहाँ है, तो गोवा में है ना। न्यू मंगलुरु बंदरगाह, न्यू मंगलुरु बंदरगाह कहाँ है, तो ये बेंगलोर में हो गया। कोचिन बंदरगाह कहाँ है, तो केरल में हो गया ना। पारादीप बंदरगाह, कौन सा, पारादीप बंदरगाह, ये कहाँ है, तो ये उड़ीसा में हो गया। विशाखापत्तनम, तो ये आंध्र प्रदेश, विशाखापत्तनम हो गया ना। चेन्नई बंदरगाह जो सबसे कृत्रिम बंदरगाह है, ये कहाँ हो गया, तो तमिलनाडु में हो गया। और इंदौर बंदरगाह, इंदौर बंदरगाह का नाम क्या है, नया में, कामराज बंदरगाह ना। इंदौर बंदरगाह का नाम क्या है, कामराज, ये कहाँ है, इंदौर, तो ये तमिलनाडु में। तूतीकोरिन बंदरगाह जिसका नाम क्या है, तो BO चिदम्बरम ना, BO चिदम्बरम, ये बंदरगाह, ये कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बृहत ट्रक मार्ग कौन सा, तो बृहत ट्रक मार्ग किसे कहा जाता है, तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को कहा जाता है ना। बृहत ट्रक मार्ग किसे कहा जाता है, तो उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग, जो ये सड़क मार्ग जो है ना, सबसे व्यस्त सड़क मार्ग है ना, सबसे व्यस्त सड़क मार्ग कौन होगा, तो उत्तरी अटलांटिक सागर ना। और भूमध्य सागरीय, ये नहीं, उत्तर आशांतरीप का खोज कौन किया था, उत्तर आशांतरीप का खोज किया था, तो बार्थोलोमिया डियाज, कौन किया था, बार्थोलोमिया डियाज। अब पारितंत्र को परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन ए, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की वनस्पति एवं प्राणी के रूप में जीवधारियों का आपसी संबंध और पर्यावरण के बीच का संबंध जिसमें वे रहते हैं। सी, पृथ्वी का वह स्थान जहाँ सजीव रहते हैं। डी, एक दूसरे से अनोन्य क्रिया करने वाले जीवों का समुदाय। तो इसका सबसे बेहतरीन आंसर कौन होगा, तो ये बी नंबर, जीवधारियों का आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच संबंध जिसमें वे रहते हैं। अब बात करें कि पारितंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था, टेंसले, किसने किया था, टेंसले ने किया था। और इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो हैकल ने, अर्नेस्ट हैकल ने किया था। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, अर्नेस्ट हैकल। नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर कौन सा क्रम है, था इसका ऑप्शन क्या होगा, ऊपर में सबसे चिनाब नदी, रावी नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और कावेरी नदी है। और अब बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो नर्मदा नदी का सहायक नदी कौन सा है, तो तवा नदी। नर्मदा नदी का सहायक नदी होगा तवा नदी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। और ताप्ती नदी का सहायक नदी कौन है, तो पूर्णा नदी। ताप्ती नदी का सहायक पूर्णा नदी हो गया, पूर्णा, गिरना और अरुणावती। पूर्णा नदी, गिरना और अरुणावती इसकी सहायक नदी हो गया ना। और आगे बात करें कि कावेरी नदी जो है उसका सहायक नदी कौन है, तो पहला हो गया अमरावती, कौन सा हो गया, अमरावती, लक्ष्मण तीर्थ और हेमावती। और ये कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। और ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, तो ताप्ती नदी ये अमरकंटक की जो पहाड़ी है ना, अमरकंटक, वहीं से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ए नंबर ऑप्शन, महासागरों की औसत लवणता 31 प्रति 1000 ग्राम है। मृत सागर की लवणता 310 ग्राम प्रति लीटर है। मृत सागर इजराइल, जॉर्डन और वेस्ट बैंक फिलिस्तीन की सीमा पर स्थित है। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर जो हो गया ना, सी नंबर इसका करेक्ट है। सी नंबर क्या है, करेक्ट, मृत। और इसका देखते हैं, महासागरों की औसत लवणता 31, महासागरों की औसत लवणता कितना होता है, तो 31 नहीं 35 प्रति 1000 होता है, 35 प्रति 1000 होता है ना। और मृत सागर की औसत लवणता 310 नहीं 340 होता है। मृत सागर की औसत लवणता कितना है, तो 340। मृत सागर की औसत लवणता 340। निम्नलिखित सूचियों का सही मिलान कीजिए। जैसे
ए में है केसर, काली मिर्च, हल्दी, जीरा। ABCD। ए में केसर, बी में काली मिर्च, सी में हल्दी, डी में जीरा। और इधर शीर्ष उत्पादक राज्य, 1 में राजस्थान, 2 में महाराष्ट्र, 3 में केरल, 4 में जम्मू कश्मीर। इसमें केसर को हम तो पहली बात हल्का हल्का को पहले मिला लेंगे, केसर को जम्मू कश्मीर से है ना। अब काली मिर्च केरल से, काली मिर्च केरल से ना। देखिए आंसर A का 4 मतलब इसका आंसर पहले ही तो मालूम चल गया, बी होगा। B का 3 मतलब केरल। और C का 2 यानी हल्दी कहाँ होता है, तो हल्दी महाराष्ट्र में होता है। हल्दी कहाँ होता है, महाराष्ट्र में, याद रखना है। जीरा कहाँ होता है, तो राजस्थान में। जीरा कहाँ होता है, तो राजस्थान में। हिंदी का डिस्कशन सिर्फ करना है। 10 नंबर क्वेश्चन, भू अस्थायी उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सही है। ए, यह पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। बी, इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है। सी, इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और डी, यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो इसमें ये तो सही है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करता है, ये भी सही है। तो भू अस्थायी उपग्रह जो है ना, पृथ्वी के समान दिशा में ही चक्कर लगाता है। पृथ्वी अगर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है तो भू अस्थायी उपग्रह भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है ना। इसका परिक्रमण काल पृथ्वी का परिक्रमण काल के बराबर, तो ये भी सही है। इसका गलत हो गया 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड ना, ये नहीं होता। इसका मतलब भू अस्थायी उपग्रह का कक्षीय वेग कितना होता है, 3.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है ना। भू अस्थायी उपग्रह का कक्षीय वेग कितना होता है, 3.1 भू किलोमीटर प्रति सेकेंड। और 8 किलोमीटर क्या होता है, तो पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का कक्षीय वेग क्या होता है, तो 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब पृथ्वी तल के निकट जो भी उपग्रह चक्कर लगाता है ना, उसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अब सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो इसका आंसर होगा ए नंबर, m बराबर 1 + dy/f। m बराबर 1 + dy/f। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ए, नमयुक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। बी, शुष्क वायु की अपेक्षा नमयुक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। सी, आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है और आर्द्रता घटने से ध्वनि की चाल घटती है। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है, इनमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा, इनमें से जो है ना सब सही है, इनमें से सब सही है। 12 का क्या हो जाएगा, डी। मतलब नमीयुक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, ये भी सही है। शुष्क वायु की अपेक्षा नमयुक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है, ये भी सही है। आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है, जबकि आर्द्रता घटने से ध्वनि की चाल घटती है, ये भी सही है। जब सूर्य की रोशनी बारिश की बूंदों पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक घटनाएं जिम्मेदार हैं। पहला परावर्तन, दूसरा अपवर्तन और तीसरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ए में हो गया केवल 1 और 2, बी में हो गया केवल 2 और 3, सी में केवल 1 और 3 और डी में 1, 2 और 3। तो इसका आंसर हो गया 1, 2 और 3, यानी इसका डी नंबर आंसर हो गया। हम बात करते हैं इसमें ते में, मतलब इंद्रधनुष जो होता है ना, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष ना, जिसमें 2 बार अपवर्तन होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है, तो 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन। जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में कौन सा, द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होता है, 2 बार अपवर्तन। इसमें दोनों 2 बार होते हैं, 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन होता है ना। तो इसको हमको याद रखना है। अब बॉल बेरिंग का उपयोग साइकिल, कार आदि में किया जाता है। बॉल बेरिंग का उपयोग कहाँ, साइकिल, कार आदि में किया जाता है, क्योंकि ए नंबर ऑप्शन, पहिए और धुरी के बीच संपर्क का वास्तविक क्षेत्र बढ़ जाता है। पहिए और धुरी के बीच संपर्क का वास्तविक क्षेत्र बढ़ जाता है ना, और पहिए और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र कम हो जाता है, और पहिए और धुरी के बीच संपर्क का वास्तविक क्षेत्र कम हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इस 14 का हो जाएगा डी, सी नंबर 14 का होगा सी। पहिए और धुरी के बीच संपर्क का जो प्रभावी क्षेत्र होता है ना, वो कम हो जाता है ना। कौन सा क्षेत्र, पहिए और धुरी के बीच का जो प्रभावी क्षेत्र होता है वो कम हो जाता है।
एक कार की गति 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर घंटे तक बदलती है। इसका त्वरण क्या होगा? इसका बनाने के लिए सिंपल एक फार्मूला होता है, ए बराबर वी माइनस यू बटा टी, जहाँ वी क्या हो गया तो अंतिम त्वरण होता है ना, अंतिम चाल, यू होता है प्रारंभ मतलब शुरू का चाल ना, शुरू का वेग, और टी समय। तो वी की जगह हम बैठाएंगे 50 माइनस 20 बटा 10, 30, 50 में से भी क्या 30 बटा 10, इसका क्या हो जाएगा 3 आंसर, 3 मीटर प्रति सेकेंड आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं है? अणु का भाग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फोटोन। तो इसमें ए बी सी तीनों भाग है और फोटोन भाग नहीं। फोटोन किसका भाग है? तो फोटोन प्रकाश का भाग है। फोटोन किसका भाग है? फोटोन प्रकाश का भाग है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर के संबंध में कौन सा सत्य है? तो यह अम्लीय प्रकृति का है। जल में यह अम्लीय प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का है, एक ऑक्सीकारक है, एक अपचायक है। तो जल में CO2 जब प्रवाहित करते हैं तो उसका प्रकृति अम्लीय हो जाता है। उसका प्रकृति कैसा हो जाता है? अम्लीय। अब है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक, टेफ्लॉन और टेक्ट्रॉन बहुलक है। प्राकृतिक रबर क्लोरोफिन है और नियोप्रीन एक संश्लेषित रबर है। तो इसमें आंसर हो गया टेफ्लॉन और टेक्ट्रॉन बहुलक है ना, ये सही है। प्राकृतिक रबर क्लोरोफिन है, ये भी सही है। जबकि नियोप्रीन संश्लेषित रबर नहीं है, ये भी क्या है तो प्राकृतिक रबर है। तो इसका आंसर 1 और 2 हो गया ना, ये नंबर। उन्नीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्यूपराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? ये में कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, सोडियम। कैल्शियम का नहीं है, ये अयस्क क्यूपराइट हो गया कॉपर का अयस्क। क्यूपराइट का फार्मूला क्या होता है? CuCO3 इंटू CuOH के होल 2। इसको फार्मूला को याद रखना है। कॉपराइट का फार्मूला क्या होता है? तो CuCO3 इंटू CuOH के होल 2। सोडियम के अयस्क की बात करें तो इसका हो गया चिली साल्ट पीटर हो गया ना, मैग्नेटाइट और डोलोमाइट हो गया ना, डोलोमाइट मैग्नीशियम का है ना। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए में नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। डी, एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में निहित होता है। तो ये सही है, एक परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है नाभिक में निहित होता है। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहते हैं, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है, ये भी सही है। पर ये गलत है, नाभिक का आकार छोटा होता है जबकि परमाणु का आकार बड़ा होता है। 21 नंबर, पेप्टोन तथा पेप्टाइड किस प्रकार के प्रोटीन का उदाहरण है? तो पेप्टोन और पेप्टाइड जो है ना, ए ऑप्शन हो गया सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन, सी व्युत्पन्न प्रोटीन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये हो ना व्युत्पन्न प्रोटीन का उदाहरण। पेप्टोन और पेप्टाइड कौन? तो व्युत्पन्न प्रोटीन का उदाहरण हो गया। सरल प्रोटीन का उदाहरण कौन? तो इसका होगा ग्लोबुलिन्स और एल्बुमिन्स। ग्लोबुलिन्स और एल्बुमिन्स हो गया ना। संयुग्मी प्रोटीन का उदाहरण क्या हो गया? तो क्रोमोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली कौन सी कोशिका शरीर के लिए मरम्मत प्रणाली के रूप में कार्य करती है? तो इसका आंसर ऑप्शन हो गया ए अस्थि कोशिकाएं, बी वसा कोशिकाएं, सी मांसपेशी कोशिकाएं और डी मूल कोशिकाएं। इसका आंसर हो गया मूल कोशिकाएं। मतलब अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली कौन सी कोशिका शरीर के लिए मरम्मत प्रणाली के रूप में कार्य करती है? तो मूल कोशिकाएं। कोशिका झिल्ली की सुरक्षा और लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी के निर्माण के लिए एक प्रमुख आवश्यक लिपोफिलिक यानी वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो इसका ऑप्शन होगा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो इसका आंसर होगा विटामिन ई। इसका आंसर क्या होगा? विटामिन ई। और मान लेते हैं वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? तो विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है, के। और जल में घुलनशील विटामिन कौन होता है? तो विटामिन बी हो गया और विटामिन सी हो गया। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। बी का विटामिन B1
का रासायनिक नाम क्या है विटामिन B1 का, तो थायमिन, विटामिन B1 का थायमिन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो राइबोफ्लेविन। और विटामिन विटामिन B3 का नाम क्या है, तो नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, तो नियासिन। और विटामिन B5 का नाम है पेंटोथेनिक एसिड ना। पेंट मतलब 5 होता है ना, तो याद रखना विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या था, पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B7 का नाम है बायोटीन। विटामिन B7 का नाम है बायोटीन। और विटामिन B9 का नाम क्या है, तो फोलिक एसिड। विटामिन B9 का नाम क्या है, फोलिक एसिड। और विटामिन B12 का नाम क्या है, साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 का नाम क्या है, साइनोकोबालामिन। और विटामिन C का नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड ना। विटामिन D का हो गया कैल्सीफेरॉल। विटामिन D का हो गया कैल्सीफेरॉल। और विटामिन E का हो गया टोकोफेरॉल। विटामिन E का हो गया टोकोफेरॉल। विटामिन K का क्या हो गया, तो फिलोक्यूनोन। क्या हो गया, फिलोक्यूनोन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक इबोला रोग का कारण है। इबोला एक वायरस के कारण। देखिए इबोला पहला नंबर ऑप्शन हो गया बैक्टीरिया। पहला ऑप्शन क्या हो गया, बैक्टीरिया। उसके बाद कवक, फिर वायरस और प्रोटोजोआ। तो इबोला जो रोग है ना, यह वायरस के कारण। इबोला रोग किसके कारण, तो वायरस के कारण होता है ना। इबोला जो है ना, मतलब अफ्रीका में एक जगह है, वहीं पर यह बीमारी सबसे पहले हुआ था। तो इसीलिए उस जगह के नाम पर ही इस रोग का नाम पर क्या पड़ गया, इबोला रोग। निम्नलिखित में से कौन सा अपुष्पी है। अपुष्पी इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं, मतलब इसका दो पार्ट होता है। इसका दो पार्ट होता है। एक होता है फेनरोगेम्स, एगो फेनरोगेमस होता है, एगो होता है क्रिप्टोगेमस ना। एगो पहले होता है इसका दो पार्ट, एगो होता है क्रिप्टोगेमस, एगो होता है फेनरोगेमस ना। क्रिप्टोगेमस को बोलते हैं अपुष्पी। क्रिप्टोगेमस क्या बोलते हैं, अपुष्पी ना। इसका 3 भाग होता है, एगो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो इसका आंसर हो गया टेरिडोफाइटा। और फेनरोगेमस के 2 पार्ट होता है ना। एक होता है क्या, एक होता है एक होता है एंजियोस्पर्म। इसका क्या होता है, इसका एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म ना। जिम्नोस्पर्म के 2 पार्ट होता है। एंजियोस्पर्म का 2 पार्ट होता है, मोनोकॉट और डाइकॉट। एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत उपयोग कर इसे खाद्य ऊर्जाएं परिवर्तित करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक मैंने इसको 2 एग्जाम में देखा है। पहला फॉरेस्टर का एग्जाम मेरा था और NTPC CBT 2। इसका आंसर हो गया ए नंबर में 1%, 2%, 3% और 5%। तो इसका आंसर होगा ए नंबर। इसका आंसर होता है 1%। और मैंने दोनों बार गलत किया था इसको। पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपा सतह है जो पराग को फंसा कर रखता है। ए हो गया वर्तिका, बी हो गया वर्तिकाग्र, सी हो गया बृहदलपुंज और डी हो गया अंडाशय। इसका आंसर क्या हो गया, वर्तिकाग्र। इसका आंसर क्या है, वर्तिकाग्र। जोड़ों के बीच मौजूद द्रव जो जोड़ों की गति को आसान बनाता है क्या कहलाता है, तो इसका आंसर होगा इसका पहला नंबर कार्टिलेज, दूसरा टेंडन, बर्स और सिनोविलियल लिक्विड। तो इसका आंसर होगा सिनोविलियल, डी नंबर ना। कार्टिलेज की हम बात करें तो कार्टिलेज से हमारे शरीर में बना होता है नाक, कान, ये सब क्या चीज़ से बना होता है, तो कार्टिलेज। और टेंडन जो है ना, बोन और मांसपेशी को जोड़ता है। टेंडन बोन और मांसपेशी को जोड़ता है। और दूसरा होता है लिगामेंट, ये किसको जोड़ता है, तो मांसपेशी और मांसपेशी को जोड़ता है ना सॉरी, ये जोड़ता है लिगामेंट जो हो गया, लिगामेंट बोन प्लस बोन को जोड़ता है। किसको, बोन प्लस बोन को, बीबी लिगामेंट ऐसे याद रखता है। बीबी यानी बोन प्लस बोन को कौन जोड़ता है, लिगामेंट। और बोन प्लस मांसपेशी को जोड़ता है टेंडन। इनमें से कौन सा गैसों में डिफ्यूजन दिखाता है। डिफ्यूजन मतलब होता है विसरण।
तो ए नंबर कमरे में परफ्यूम का फैलना, पानी में चीनी घुलना, सी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनना, डी लोहे में जंग लगना। तो इसका आंसर क्या होगा ना, कमरे में परफ्यूम फैलना, कमरे में परफ्यूम फैलना। विसरण, विसरण मतलब फैलना, फैलता कौन है, परफ्यूम ही ना हवा में फैलता है। अब है इसको मिलान करना है। कॉलम ए में है माइटोकॉन्ड्रिया, बी राइबोसोम, सी न्यूक्लियस। इधर कॉलम बी में है प्रोटीन सिंथेसिस, और 2 में हो गया सेल का कंट्रोल सेंटर, 3 में हो गया सेल का पावर हाउस। तो इसका जो हल्का हल्का है सबसे पहले वो मिलाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल को पावर हाउस में जोड़ते हैं, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर है। तो ये हो गया। अब 31 नंबर, सौंदर्यानंद किसकी रचना है? तो ये हो गया अश्वघोष, बी बाणभट्ट, सी भवभूति। सी को क्या हो गया, तो भवभूति, और डी व्यास। तो इसका आंसर हो गया क्या, तो अश्वघोष। इसका आंसर सौंदर्यानंद की रचना किसने किया, तो अश्वघोष ने किया। और अश्वघोष की एक बुद्ध चरित के लेखक कौन है, तो अश्वघोष। बुद्ध चरितम के भी रचनाकार कौन किया था, तो अश्वघोष। और बाणभट्ट किसके रचना है, हर्षचरित के लेखक कौन है, तो बाणभट्ट। हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक कौन है, तो बाणभट्ट। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं किया? तो इसमें इसका पहला नंबर ऑप्शन है कुतुबी ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा फिरोज शाह तुगलक, और डी गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका आंसर क्या हो गया, तो गयासुद्दीन तुगलक। अब हम बात करते हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो है ना, वो कुतुबी ऐबक के नाम पर है। इसका नींव किसने डाला था, कुतुबी ऐबक ने। और इसको बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिर इसको इल्तुतमिश ने बनवाया, फिर फिरोज शाह तुगलक ने इसका ऊपर का 2 मंजिल बना दिया था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका आंसर क्या हो गया, तो लिच्छवी। इसका आंसर क्या है, लिच्छवी। सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन कब किया गया था? 1604 ईस्वी में ना, 1604 ईस्वी में इसका किया गया था ना। और आदि ग्रंथ के संकलन किसने किया, तो अर्जुन देव। किसने किया, तो अर्जुन देव ने किया ना, जो सिख धर्म के 5वें गुरु है। सिख धर्म के 5वें गुरु है। इसको राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण ना, और जहांगीर जो है ना, जहांगीर इसको मरवा दिए थे। किनको, तो अर्जुन देव को। प्रथम जैन सभा का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? प्रथम जैन सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। ये इनका अध्यक्ष, इसको अध्यक्षता करने वाले ये थे, स्थूलभद्र। पाटलिपुत्र में जो हुआ था उसके अध्यक्षता किसने किया था, तो स्थूलभद्र। और वल्लभी, जो द्वितीय जैन सभा का आयोजन वल्लभी गुजरात में हुआ था, इसके अध्यक्षता कौन थे, तो देवर्ती क्षमा शर्मन। और प्रथम वाला के स्थूलभद्र। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल से संबंधित है? तो अष्टप्रधान मंत्री परिषद जो है ना, शिवाजी के शासनकाल से संबंधित है। इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट पद था जिसका नाम था सुमंत। सुमंत मतलब क्या होता है, तो विदेश मंत्री। सुमंत मतलब विदेश मंत्री होता है। और अष्टदिग्गज किससे संबंधित है, कृष्णदेवराय से। अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय से संबंधित है। और मौर्यकालीन अभिलेख बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो मौर्यकालीन अभिलेख जो है ना, पहला नंबर ऑप्शन हो गया लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, और रामपुरवा, और डी में उपरिक्त सभी। तो ये सभी जगहों से प्राप्त हुआ है। और ये चारों जगह कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिमी चंपारण में। कहाँ, तो वेस्ट चंपारण में पाया जाता है ना। जिसमें रामपुरवा का खोज किसने किया था, तो कार्लायल। किसने किया था, कार्लायल। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में सबसे पहली घटना कौन है? तो गांधी, तो ए नंबर ऑप्शन गांधी इरविन समझौता, जो कहिया हुआ था 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931। पुणे समझौता 23 सितंबर 1931। 24 सितंबर 1931। भगत सिंह की फांसी पड़ा था 23 मार्च 1931 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन किया था मार्च 1931 ना। तो इसका आंसर होगा गांधी इरविन समझौता। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो ए में ऑप्शन हो गया RC मजूमदार, बी में हो गया SN सेन, डी में BD सावरकर, सी में BD सावरकर, डी में महात्मा गांधी। तो इसका आंसर हो गया BD सावरकर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी और
प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया है। तो ए में ऑप्शन हो गया 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, बी में हो गया 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, सी में 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम और डी में 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। और 1858 में बात करें तो भारत का जो शासन है ना, वायसराय के हाथों से हट कर कहाँ चल गया था? तो रानी के पास, ब्रिटिश रानी के पास चला गया था ना। 1892 ईस्वी में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली हुआ था, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली 1892 में, जबकि 1919 में क्या हुआ था? तो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, 1919 में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड डलहौजी या डी लॉर्ड कैनिंग। इसका आंसर क्या होगा? तो लॉर्ड कैनिंग, इसका आंसर लॉर्ड कैनिंग। और वारेन हेस्टिंग, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग, बंगाल का प्रथम गवर्नर वारेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत का ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था ना। लॉर्ड विलियम कहाँ का था? बंगाल का नहीं, भारत का, सॉरी। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। मतलब जिसमें जो भूमि का मालिक कौन होता था? स्वयं किसान था। तो वो वाला ऑप्शन हो गया जमींदारी प्रथा, रैयतवारी प्रथा, महलवारी प्रथा, दहसाल बंदोबस्त ना प्रथा। तो इसका आंसर हो गया रैयतवारी। जमींदार में इसका मालिक जमींदार होता था, महलवारी में होता था किस? मुखिया। महलवारी में कौन सा होता था? तो मुखिया। रैयतवारी व्यवस्था कौन लाया था? तो रीड और मुनरो। रैयतवारी व्यवस्था कौन लाया था? तो रीड और मुनरो। महलवारी हॉल्ट मैकेंजी, महलवारी कौन लाया था? हॉल्ट मैकेंजी। जमींदारी प्रथा तो ये कॉर्नवालिस, जमींदारी प्रथा कॉर्नवालिस, और कॉर्नवालिस से पहले जॉन शोर। जमींदारी प्रथा की बात करें तो यह 19% भूमि पर था। जमींदारी प्रथा कितना? 19% भूमि पर था। और रैयतवारी व्यवस्था 51% भूमि, रैयतवारी व्यवस्था 51% पर, महलवारी व्यवस्था 30% भूमि पर था। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। 1921 में मोपला विद्रोह केरल में हुआ था और इसका नेता कौन था? अली मुस्लियार। कौन था? अली मुस्लियार। वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सहायता अनुदान, इसमें एक में कथन है सहायता अनुदान व्यवस्था, सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई, शिक्षा के सभी स्तरों पर अंग्रेजी के माध्यम के रूप में सिफारिश की गई। तो इसका आंसर हो गया इसमें सहायता अनुदान की व्यवस्था किया गया था, सहायता अनुदान। और विश्वविद्यालय की भी स्थापना किया गया था, लेकिन सभी स्तर पर नहीं, केवल विश्वविद्यालय स्तर पर ही अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। तो इसके आंसर क्या होगा? तो केवल एक और दो। और वुड डिस्पैच को भारतीय अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। वुड डिस्पैच को क्या कहते हैं? तो अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। और इसमें ना तीनों प्रेसिडेंसी, एक बम्बई में, चेन्नई में ना, मद्रास में, बम्बई में, मद्रास में और कोलकाता, ये तीनों में विश्वविद्यालय की स्थापना इसके तहत किया गया था। अब हंटर कमेटी की रिपोर्ट को किसने पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी? मतलब हंटर कमेटी रिपोर्ट को किसने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी? तो इसका आंसर क्या हो गया? तो महात्मा गांधी। अब हंटर कमेटी क्यों बना था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13/4/1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ था? गोरखपुर के देवरिया जिला में। तो उसी के बाद 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हुआ था। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना। उसी के बाद हंटर कमीशन की नियुक्ति किया गया ना, और इस हंटर कमेटी, और इसी को पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा महात्मा गांधी को ने दिया थी। और इसी के बाद मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने कैंसर हिंद की उपाधि लौटा दिए थे। निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो पहला ऑप्शन MK गांधी, सरोजनी नायडू, पंडित मदन मोहन मालवीय और दूसरा राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर क्या हो गया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इनमें से किसने भाग नहीं लिया था? राजेंद्र प्रसाद ने नहीं लिया था। अब बात करते हैं पहला गोलमेज सम्मेलन कहिया हुआ? तब 12 नवंबर को।
12 नवंबर 1930 को। दूसरा हो गया 7 सितंबर 1931 को। तीसरा हो गया 17 नवंबर 1932 को। जिसमें कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था ना। और यहाँ से गए थे एस राजपूताना जहाज से लंदन गए थे और वहाँ से बेंसीटाना जहाज से वापस आए थे। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है? तो अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्ती थोपना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, अंग्रेजों द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को वापस ले लेना और उपरोक्त में से कोई नहीं। हम बात करते हैं खिलाफत आंदोलन अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्ती से थोपना था। मतलब यहाँ तुर्की का जो खलीफा का नाम क्या था? मुस्तफ़ा कमाल पाशा। मतलब तो उस पर अंग्रेज लोग अत्याचार करते थे, उसीलिए पूरा दुनिया में खिलाफत आंदोलन मनाया गया था। और 17 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था। और खिलाफत आंदोलन का सम्मेलन क्या जिसका महात्मा गांधी ने किया था, कहाँ? तो नई दिल्ली में। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछता है। और इसके नेता कौन थे? तो शौकत अली। कौन? शौकत अली और मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली थे। बिहार में सर्वप्रथम कौन सी यूरोपीय कंपनी आई? तो बिहार में ये हो गया ब्रिटिश, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच। तो बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली कंपनी आई। निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया गया? मतलब कौन सी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया गया? तो इसका नंबर ऑप्शन है सिराजुद्दौला, बी नंबर है मीर जाफर, सी नंबर अलीवर्दी खा, डी नंबर मीर कासिम। तो इसका आंसर क्या हो गया? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन लाया था? तो मीर कासिम ने लाया था ना। जबकि इससे पहले ढाका से मुर्शिदाबाद किसने ले गया? तो मुर्शीद कुली खां ने। ढाका से मुर्शिदाबाद किसने? तो मुर्शीद कुली खां। और निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह दामन एकोह के क्षेत्र से संबंधित है? तो संथाल विद्रोह। कौन सा? संथाल। संथाल विद्रोह दामन एकोह भागलपुर से लेकर और राजमहल के बीच के क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहते हैं? दामन एकोह। भागलपुर से राजमहल के क्षेत्र को दामन एकोह के नाम से जानते हैं। और संथाल विद्रोह 1856-57 में हुआ था ना। 56 में। जो 1857 की क्रांति से पहले मतलब ये क्वेश्चन पूछता है कि 1857 की क्रांति से पहले कौन सा विद्रोह हुआ था? तो संथाल विद्रोह। मुंडा विद्रोह कहिया हुआ था। और संथाल विद्रोह का नेता कौन है? तो सिंधु कान्हू और चांद भैरव। मुंडा विद्रोह 1899 में हुआ था और इसमें बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर में को हुआ था 1875 में। और मुंडा विद्रोह को हम उलगुलान विद्रोह के नाम से जानते हैं। कौन? उलगुलान विद्रोह के नाम। बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? ऑप्शन है 6 बार, 7 बार, 8 बार और इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में राष्ट्रपति शासन अब तक 8 बार लगा चुका है ना। जो पहली बार 1969 में लगाया गया और अंतिम बार 2005 में। 1969 में जब लगाया गया था तो उस समय सीएम कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री। और गवर्नर कौन थे? तो नित्यानंद राय। कौन थे? नित्यानंद राय। और 2005 में सीएम कौन थे? तो इस समय सीएम राबड़ी देवी थी। कौन? राबड़ी देवी। और गवर्नर कौन थे? तो गवर्नर बूटा सिंह थे। कौन? बूटा सिंह। जिला परिषद अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? जिला परिषद अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? ए नंबर ऑप्शन है जिला मजिस्ट्रेट को, बी जिला परिषद के उपाध्यक्ष को, सी जिला न्यायाधीश को, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जिला मजिस्ट्रेट को। आंसर क्या हो गया? जिला मजिस्ट्रेट को। सूची 1 प्रावधान और सूची 1 के सूची 2 से मिलाना है। इन्हें प्रावधान है ए में सुप्रीम कोर्ट में वो अपील के लिए विशेष इजाज़त, बी में सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना, सी सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति और डी सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 136। अब इसको हमको मिलाना है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार पहले मिलाते हैं डी को 3 में, मिला दिए। फिर सुप्रीम कोर्ट के लिए देखिए ये है ना सुप्रीम कोर्ट में विशेष
सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय, ये सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय कितने हुए थे 129 में, सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय 129 में। अब यहीं से हम लोग को मालूम चल जाएगा, देखो यहीं पे, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्र, सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कितना हो गया था 101, सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार 129, सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना कितना हो गया 129 ना। और अब देखिए D3 कौन में है, तो D3 कौन में है, और B2 D3 B2 अब B नंबर ऑप्शन हो गया, और इसमें A4 हो गया, A4 यानी सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए विशेष न्यायालय, ये हो गया 136 में, क्या हो गया तो 136 में विशेष इजाज़त 136, और सुप्रीम कोर्ट क्या में तदर्थ न्यायाधीश की 127, तदर्थ न्यायाधीश 127। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र सरकार का प्रावधान किया गया है, तो मतलब केंद्र सरकार कहने का मतलब क्या हुआ, तो संघ सरकार, संघ सरकार हो गया भाग 5 में। अब 6 में क्या है, तो 6 में राज्य की चर्चा है। 7 में क्या है, तो 7 जो है ना खत्म हो चुका, निरस्त है, और क्या संविधान संशोधन, तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के दौरान ही निरस्त है। 8 में क्या है, तो केंद्र राज्य संबंध है, 8 में क्या है, तो केंद्र राज्य संबंध है। वित्त आयोग में शामिल होते हैं, ऑप्शन ए है 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य, बी में है 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य, सी में 1 अध्यक्ष 1 उपाध्यक्ष और 4 सदस्य, डी में 1 अध्यक्ष और 5 सदस्य। इसका वित्त आयोग में होगा 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है, और राज्य वित्त आयोग की चर्चा कितना में, तो 243 के आई मतलब क्या होता है, इनकम, इससे याद रख लेना है। बात करें वित्त आयोग कौन बनाता है, तो राष्ट्रपति बनाते हैं। वित्त आयोग कौन बनाता है, तो राष्ट्रपति बनाते हैं। वित्त आयोग का काम क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच पैसों का जो बंटवारा होता है ना, ये सब कौन करता है, तो वित्त आयोग करता है। पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए। ए में है एल एम सिंघवी समिति, बी में अशोक मेहता समिति, जीवी के राव समिति, बलवंत राय मेहता समिति। अब इसको सजाना है, जैसे एल एम सिंघवी समिति कही आया था 1957 में आया था, अशोक मेहता समिति 77 में आया था, जीवी के राव समिति 85 में आया था, बलवंत राय मेहता समिति कही है तो 1986 में आया था। अब सजा दीजिए, ABCD हो जाएगा। उल्टा सजाइए, समझे ना, AB नहीं, सॉरी इसमें तो आंसर ही नहीं है। चलो देखते हैं, पर याद रखिएगा एल एम सिंघवी समिति क्या बना था, तो एल एम सिंघवी समिति को गलती हमसे ही हो गया। एल एम सिंघवी समिति 1986 में, अशोक मेहता 1977 में, जीवी के राव 1985 में, और बलवंत राय मेहता समिति 1997 में, यानी D और C और DBC है, मतलब C नंबर ऑप्शन हो गया। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को किस आधार पर परिभाषित किया गया था, अल्पसंख्यकों को भाषाई और धार्मिक आधार पर परिभाषित किया गया है। अल्पसंख्यकों के लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो 29 और 30, मतलब मौलिक अधिकार में 29 से लेकर और 30 तक में अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण है। जो कि 29 में क्या है, तो अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों का संरक्षण, और 30 में क्या है, तो इन्हें शिक्षा, भाषा और लिपि में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति बने, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति बने हैं, तो जाकिर हुसैन बने हैं ना, फखरुद्दीन अली अहमद। सर्वाधिक अध्यादेश कौन जारी किए हैं, तो फखरुद्दीन अली अहमद ना। और पद पर रहते मृत्यु किसका हुआ था, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है ना, ये दार्शनिक राष्ट्रपति के नाम से इन्हें जानते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन को दार्शनिक राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। और दलित राष्ट्रपति कौन है, दलित तो KR नारायण, दलित राष्ट्रपति कौन है, तो KR नारायण है। और सर्वाधिक अध्यादेश किसने जारी किया, तो ये निर्विरोध राष्ट्रपति कौन है, तो निर्विरोध राष्ट्रपति कौन है, तो नीलम संजीव रेड्डी।
स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष है ए नंबर है न्यायाधीश JL कपूर, न्यायाधीश BK सुंदरम, न्यायाधीश TV वेंकटराम अय्यर और MC शीतलवार। तो इसका आंसर हो गया MC शीतलवार। और प्रथम विधि आयोग का मतलब होता है क्या संविधान में, तो महान्यायवादी। तो महान्यायवादी का आर्टिकल्स कितना में? तो 76 में है। महान्यायवादी न तो लोकसभा का सदस्य होता है न ही राज्यसभा का, लेकिन यह लोकसभा और राज्यसभा के में भाग ले सकता है, उसमें बोल सकता है अनुच्छेद 88 के तहत। और इसी तरह राज्य में होता है महाधिवक्ता, जिसका अनुच्छेद कितना में है? तो अनुच्छेद 165 में है। और महान्यायवादी जो है ना राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, और महाधिवक्ता भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्य सरकार के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल को निम्न शक्तियाँ संबंधी अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उपर्युक्त सभी। इनको विधायिका भी शक्ति प्राप्त है, कार्यपालिका भी प्राप्त है और न्यायपालिका भी प्राप्त है ना। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोरवाला समिति की स्तुति के फलस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई। ये बिल्कुल सही है। 6 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1969 को होता है। ये भी सही, यानी C नंबर ऑप्शन में 1 और 2 दोनों सही है। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था, जबकि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कहिया हुआ था? तो 1969 में। कहिया हुआ था? तो 1969 में। निम्न उपायों में कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन की स्थिति को सुधारने में सक्षम है? ए में है आयात प्रतिस्थापन नीति को बढ़ावा देना, मतलब आयात को बढ़ावा देना। बी में है रुपए का अवमूल्यन करना, मतलब रुपए का वैल्यू जो है ना कम कर देना। आयातों पर अधिक कर लगाना, निर्यातों पर अधिक कर लगाना। तो इसका भुगतान संतुलन की स्थिति सुधारने में उपयोग में कौन नहीं आता है? तो निर्यात पर अधिक कर लगाना, मतलब जो हमारे यहाँ से सामान दूसरे यहाँ जाता है उस पर अधिक कर लगा देंगे तो भुगतान संतुलन है सुधर जाएगा। रेपो रेट से तात्पर्य क्या है? तो जिस ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है। रिजर्व बैंक द्वारा अल्प अवधि के लिए कमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नकदी प्राप्त की जाती है। सी कमर्शियल बैंक भारत सरकार से जिस ब्याज दर पर नकदी ऋण प्राप्त करते हैं। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिस ब्याज दर पर बैंक तो इसका ए नंबर हो जाएगा, जिस ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है। अब है मिलान करना 64 में, मतलब सूची 1 और सूची 2। केंद्रीय मानवाधिकार आयोग है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है। इसमें मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुआ था। ईडी की स्थापना 1956 में हुआ था। सतर्कता और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो मतलब CBI की स्थापना 63 में और सतर्कता आयोग की स्थापना 64 में हुआ था। मतलब इसका आंसर क्या होता है? A4 और D 1963 D2, मतलब A4 D2 यानी C नंबर आंसर इसका हो जाएगा। निम्न युग्मों पर विचार करें। प्राथमिक क्षेत्र, देखो प्राथमिक क्षेत्र में वानिकी, मत्स्य पालन, द्वितीय क्षेत्र खनन और उत्खनन, तृतीय क्षेत्र रियल एस्टेट और चतुर्थ क्षेत्र तकनीकी कौशल। इसमें प्राथमिक क्षेत्र में तो वानिकी और मत्स्य पालन है। द्वितीय क्षेत्र में खनन उत्खनन है। द्वितीय क्षेत्र में क्या है? तो विनिर्माण या उद्योग धंधा। और खनन उत्खनन हो गया प्राथमिक क्षेत्र में। खनन उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र में हो गया। तृतीय में रियल एस्टेट और चतुर्थ में क्या है? तो तकनीकी कौशल। मतलब इसका आंसर हो जाए 1, 3, 4 ए नंबर। अब कहते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति भारत में पहली बार कब आरंभ की गई थी? तो 2000 में। पहली बार कब आया था? तो 2000 में आया था ना। और इसको लागू नहीं फिर से मतलब लागू किया हुआ था 2005 में। और भारत की पहली SEZ कौन है? तो कांडला पोत है। कांडला जो है ना गुजरात का, वही यानी भारत का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन है तो कांडला है। भारत में कहता है कि निम्न कथनों पर विचार करें। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित है। 2 वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO और के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSS का विलय करके राष्ट्रीय और क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना किया।
कि सत्य कथन का चयन करे। तो इसमें सत्य कथन दोनों है, मतलब भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े जो है ना 1 अप्रैल से 31 मार्च तो आता ही है, और 2019 में CSO और NSO का मिलाकर CSO और NSSO का विलय करके NSO की स्थापना, यानी ए और दो दोनों सही। निस्पंद स्फीति स्टैगफ्लेशन की स्थिति में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो ए उच्च आर्थिक समृद्धि और निम्न बेरोजगारी, बी शून्य आर्थिक समृद्धि, उच्च बेरोजगारी और वस्तुओं की कीमत में वृद्धि, सी निम्न बेरोजगारी और वस्तुओं की कीमत में गिरावट, और डी उच्च आर्थिक समृद्धि और वस्तुओं की कीमत में गिरावट। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो स्टैगफ्लेशन में सब कुछ लो रहता है, मतलब निम्न बेरोजगारी और वस्तुओं की कीमत में गिरावट। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पीर अली ने किया था। पटना में एक पुस्तक विक्रेता थे पीर अली, उसी ने किया था। बिहार में साइमन कमीशन पटना कब आया था? 12 दिसंबर 1928 को। बिहार में साइमन कमीशन कब कहीं आया? तो 12 दिसंबर 1928 को। और इसको पटना में नेतृत्व कौन किया था? A.N. सिंह। पटना में नेतृत्व किसने किया? तो A.N. सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह। मुंगेर के बरहिया ताल आंदोलन का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग। कहते मुंगेर के बरहिया ताल आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कहिया हुआ? तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में, और इसको स्थापना किए थे जयप्रकाश नारायण, न फणीश्वर नाथ रेणु, यही सब। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी रहेगा ना, जब कांग्रेस हटा देगा, यहीं पे कांग्रेस को हटा दिया मान लो, बिहार सोशलिस्ट पार्टी अगर बोल देगा तो इसका आंसर हो जाएगा 1931। बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन 1937 में किसका नेतृत्व में हुआ? तो बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन, पहला ऑप्शन है अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद सिन्हा था। कांग्रेस प्रथम मंत्रिमंडल 1937 में श्री कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में हुआ था। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष हो गया आपका पीपल। राजकीय चिन्ह कौन है? तो बोधि वृक्ष। राजकीय चिन्ह कौन है? तो बोधि वृक्ष। और राजकीय वृक्ष और राजकीय फूल कौन है? तो गेंदा। राजकीय फूल कौन है? गेंदा। राजकीय पशु कौन है? तो बैल। राजकीय पशु बैल। राजकीय पक्षी कौन है? तो गोरैया। राजकीय पक्षी गोरैया। राजकीय मछली कौन है? तो मुंगेर। और राजकीय भाषा कौन है? तो प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। बिहार में प्रवेश करने के बाद सोन नदी अंततः गंगा नदी में विलीन होने से पहले कितने जिलों को पार करती है? तो आंसर है 5 जिला। आंसर कितना है? तो 5 जिला। पहला जिला तो रोहतास से प्रवेश करता है, उसके बाद औरंगाबाद, रोहतास, उसके बाद औरंगाबाद में जाता है, फिर अरवल में जाता है और भोजपुर में जाकर मिल जाता है। बिहार की नदियाँ और संगम न कर्मनाशा नदी कहाँ मिला था? तो चौसा के पास। बूढ़ी गंडक सॉरी कोसी नदी जो है ना कुर्सेला में मिला था। गंडक नदी सोनपुर में, बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया में, कर्मनाशा नदी चौसा में। आप आंसर मिला सकते हैं। ए का हुआ क्या? 4, और ए का 4 और डी का 3, मतलब बी नंबर ऑप्शन। अब है इसमें मिलान करना है। इधर पाइराइट, गलैना, एस्बेस्टस, सोना है। तब पहले हम आसान को मिलाते हैं। सोना जमुई में मिलता है ना, पाइराइट रोहतास में मिलता है, और ये हो गया D3 और A2, D3 और A2 और B1। गलैना कहाँ था? बांका ना, गलैना बांका में। इसको याद ना, गव याद है, गव। ग से गलैना, ब से बांका, इसको ऐसे याद, ग से गलैना, ब से बांका ना। और एस्बेस्टस कहाँ था? मुंगेर। एम एस्बेस्टस, म से मुंगेर, इसको इसी याद, एम याद रखना। एस्बेस्टस, म से मुंगेर, ग से गलैना, ब से बांका। तो गलैना कहाँ मिलता है? बांका में। एस्बेस्टस कहाँ मिलता है? तो मुंगेर में। बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 24 अक्ष से लेकर और 27, मतलब ये वाला अक्षांशीय विस्तार कोई कहेगा तो 24 से लेना है और 27 पर जाना है, और देशांतरीय विस्तार कोई कहेगा तो 83 से लेना है और 88 पर आना है।
राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्य विधानसभा की जो हम अगर स्ट्रक्चर की बात करें, राज्य विधानसभा के स्ट्रक्चर की, तो ये होता है 177 में इसका स्ट्रक्चर पाया जाता है, संरचना। तो इसमें जो है ना, इसमें 1/6 सदस्य, 1/3 सदस्य जो है ना, किनके द्वारा? तो स्टूडेंट के द्वारा, जो 3 साल पहले ग्रेजुएशन किए उनके द्वारा चुना जाता है ना। और नहीं, सॉरी, इसमें 1/3 सदस्य ना राज्य के स्थानीय स्वशासन के द्वारा चुना जाता है ना, और 1/3 सदस्य राज्य के विधानसभा के द्वारा चुना जाता है, 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा चुना जाता है, और 1/12 सदस्य जो 3 वर्ष पूर्व ग्रेजुएशन किए हुए हैं ना स्टूडेंट उनके लिए, और 1/3/12 किनके लिए? तो जो टीचर लोग हैं उनसे चुना जाता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो विधानसभा जो कह रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो 1/3। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राम दयालु सिंह। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राम दयालु सिंह थे। किस कंपनी ने रडार डोम निर्माण करने के लिए रक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला हैदराबाद के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर, लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड। कौन सा संगठन रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय संगठन है? तो एजुकेट गर्ल। हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय न MOSP द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार शिशु मृत्यु दर में गिरावट का रुझान देखा गया, जो 2011 में 44, 2023 में कितना आया? तो 25 आया ना। 44 से 2000 कितना आया था? 25। शिशु मृत्यु दर 44 से कितना आया था? 25। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA का पदभार संभाला है? तो आंसर है विश्वजीत शाह है ना, यानी CGDA कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट का पदभार किसने संभाला? तो विश्वजीत शाह है। हाल ही में भारत का 90वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गया है? तो इलमपंथी रवि कुमार। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। इसरो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 87 के डी नंबर, मतलब इनमें से सब असत्य ही है, मतलब सब सत्य है, असत्य कोई नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधार वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो आंसर इसका हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। हाल ही में बीलो नामक एक अत्याधुनिक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आंसर क्या हो गया? गूगल। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? उत्तराखंड में ना। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में। इसका शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर मौली था। इसका शुभंकर क्या था? मौली। एगो पक्षी है। हाल ही में कौन कौन से देशों का संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2025-26 कार्यकाल के चुना गया? तो पाकिस्तान को, पनामा, सोमालिया, तीनों को चुना। पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया, यानी उपरोक्त सभी। नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पृथ्वी के बड़े एक्सोप्लैनेट का पता लगाया जो रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है और इसमें जीवन सहायक परिस्थितियां होने की संभावना है। इस एक्सोप्लैनेट का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है K5 18V, K2 16C, K3 15V और K2 18V। तो इसका हो जाए K2 18V। डी नंबर हो गया इसका आंसर। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा जारी खेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। ए गुकेश डी को शतरंज के लिए मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्री मुरलीकांत राजाराम पाटेकर को अर्जुन पुरस्कार श्रेणी से सम्मानित किया गया और सुश्री मनु भाकर जी को ओलंपिक में निशानेबाजी में 2 पदक के लिए अर्जुन अवार्ड दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, मनु भाकर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न नहीं दिया गया। डी गुकेश को, मनु भाकर को, 2 और है नाम ध्यान में नहीं है अभी, इन दोनों को
यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, मतलब ये और ये दोनों सही है। पद्म पुरस्कार 2025 के बारे में असत्य कथन का चयन करें। श्री दुबेश्वर रेड्डी को चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया, एकदम सही है। असत्य कथन तो ये सही है। 2025 में कुल 139 को पद्म पुरस्कार मिला, 7 को पद्म विभूषण, 19 को पद्म भूषण, 113 को व्यक्तियों को पद्मश्री दिया गया, जिसमें कि पद्म पुरस्कार में 13 गो महिला है। कितना है? 13 महिला है और 25 गो पुरुष है, तो यही गलती है, यानी आंसर यही हो जाएगा। और बिहार का कुल कितने व्यक्ति को मिला है? तो 7 व्यक्ति को। बिहार के कुल 7, यानी महिला को 13, 25 को पुरुष, बिहार के कितना? तो 7 को मिला है। टोटल 139 को मिला है, जिनमें 7 को पद्म विभूषण, 19 को पद्म भूषण, 113 को पद्म श्री। हम बात कर लेते हैं किनको किनको मिला है। तो नागेश्वर रेड्डी को, पहला आंसर क्या होगा? नागेश्वर रेड्डी को मिला है। उसके बाद जगदीश सिंह खेहर को मिला है ना, और उसके बाद कुमुदनी लखिया को मिला है। नागेश्वर रेड्डी, जगदीश सिंह खेहर, कुमुदनी लखिया, लक्ष्मी नारायण, वासुदेवन, ओसामा सुजुकी और शारदा सिन्हा। अब 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार सत्य कथन को चुनें। भारत वन स्थिति रिपोर्ट, भारत का वनावरण 7,03,343 वर्ग किलोमीटर, ये सही है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये भी सही है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 21.76%, ये भी सही, मतलब इसका टोटल उपयुक्त में से सभी सही हैं। बिहार बजट 2025-26 बिहार सरकार द्वारा बिहार विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया था? इसका आंसर होगा 3 ऑप्शन पहले देख लेते हैं। तो 3 मार्च 2025 को, 1 अप्रैल 2025 को, 28 फरवरी 2025 को और 1 मार्च 2025 को। तो बिहार विधानसभा में ना बजट कब प्रस्तुत हुआ था? 3 मार्च 2025 को, 3 मार्च 2025 को। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में बिहार का स्थान कितना है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका आंसर हो गया दूसरा, मतलब बिहार का स्थान सबसे तेजी से बढ़ने वाले में क्या है? तो दूसरा। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में वृक्षारोपण सहित कुल वनावरण क्षेत्र कितना है? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो सी नंबर 99,002, मतलब बिहार का में कुल वृक्षारोपण सहित कुल वनावरण कितना है? तो 9,902, इतना याद रखना, 9,902। बिहार में गंडक नदी के किनारे राज्य का पहला घड़ियाल अभयारण्य कहाँ निर्माण किया गया है? तो ऑप्शन है गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर। तो याद रखें, गंडक नदी तो गोपालगंज से ही सीमा लगता है, तो इसका आंसर हो गया गोपालगंज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोपालगंज। गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर 8 वर्ष बाद बिहार की झांकी निकाली गई। इस झांकी में घोड़ा कटोरा जलाशय में स्थित भगवान बुद्ध की मूर्ति को देखा गया। घोड़ा कटोरा कहाँ है? तो घोड़ा कटोरा झील कहाँ है? तो राजगीर में। घोड़ा कटोरा झील कहाँ है? तो राजगीर में। ये